नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय राजनीति के समक्ष चुनौतियां में एक महत्वपूर्ण चुनौती है राजनीति का अपराधीकरण। इसकी समस्याएं और समाधान के बारे में यहाँ कुछ विवेचना करेंगे। भारतीय राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के संदर्भ में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि उम्मीदवारों के जो आपराधिक उम्मीदवार हैं उनका संपूर्ण इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ साथ पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल में भी प्रकाशित होना चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल इन दिशा निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो वह इस कार्य की उसकी न्यायालय द्वारा आलोचना की जानी चाहिए और न्यायालय के निर्देशों की अवमानना माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अक्टूबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का व्यावहारिक क्रियान्वयन देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कदम राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण, चुनावी पारदर्शिता और जनता के प्रति राजनीतिक दलों के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में राजनीति का अपराधीकरण एक कॉमन सी बात हो गई है, क्योंकि अपराधियों जो कि राजनीति में भाग लेते हैं वो कहीं ना कहीं किसी उसमें लिप्त पाए जा सकते हैं। सामान्य अर्थों में ये माना जा सकता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का जो अर्थ है वो वास्तव में क्या है कि अपराधियों की बढ़ती हुई सहभागिता माना जा सकता है। 1993 में बोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, जिसे कि NCRWC कहा जाता है, की रिपोर्ट ने बताया कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राजनीतिक दलों के माध्यम से कि आपस में राजनीतिक दलों में कि किस राजनीतिक दल में कितनी आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं, क्योंकि इससे वो कहते हैं ना भाई है ये भाई, इससे उनकी उम्मीदवारों की जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि हम पिछले लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले संसद सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2004 में संसद के 24% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे, जो कि वर्ष 2009 में बढ़कर के 30%, 2014 में 34% और 2019 में 43% हो गए हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जहां एक और वर्ष 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले संसद सदस्यों की संख्या 76 थी, वहीं 2019 में ये बढ़कर के 159 हो गई है। इस प्रकार 2009 से 19 के बीच में जो ये आंकड़ा है वो गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले संसद सदस्यों की संख्या में कुल 109% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। गंभीर आपराधिक मामलों में बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि को शामिल किया जाता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए हैं जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राजनीतिक दलों, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, अपने चयनित उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपने वेबसाइट पर साझा करनी होगी। इसमें अपराध की प्रकृति, चार्जशीट, संबंधित न्यायालय का नाम और केस नंबर आदि जानकारियां भी शामिल हैं। दूसरा आता है आदेश के अनुसार प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी को एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा के अखबार में
प्रकाशित करने के साथ दल के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी साझा करना होगा। तीसरा है, ये अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के 2 सप्ताह से कम समय में जो भी पहले हो प्रकाशित किया जाना चाहिए। तीसरी बात आती है, सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वे भारत निर्वाचन आयोग के सामने 72 घंटे के भीतर अदालती कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा उन दलों पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों को संबंधित प्रत्याशी के चयन का कारण बताना होगा और यह भी बताना होगा कि जो संबंधित प्रत्याशी के स्थान पर बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी अन्य व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बिल्कुल। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि प्रत्याशी के रूप में चयन का कारण व्यक्ति की योग्यता, उपलब्धियां आदि के संदर्भ में होना चाहिए, न कि उसकी चुनाव जीतने की पॉसिबिलिटी के संदर्भ में, मतलब चुनाव जीतने की क्षमता के आधार पर। अब ये प्रश्न उठता है कि अपराध के कारण क्या है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण क्या है। अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को वोट हासिल करने में मदद करता है। चूंकि भारत की चुनावी राजनीति हम सभी जानते हैं कि जाति और धर्म जैसे जो फैक्टर्स हैं उन पर निर्भर करती है, इसलिए उम्मीदवार आपराधिक आरोपों की स्थिति में भी चुनाव जीत जाते हैं। कमोवेश राजनीतिक दलों को जो फंडिंग की जाती है वो ज्यादातर फंडिंग इन्हीं लोगों पर निर्भर होती है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनके पास बहुत अधिक धन और संपदा पाई जाती है और वे चुनावी दल के, इसलिए वे जो कोई भी पार्टी है उसके चुनाव अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनके राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारत के राजनीतिक दलों में काफी हद तक अंतर्दलीय लोकतंत्र का अभाव देखा जाता है और उम्मीदवारों का निर्णय मुख्य रूप से दल के शीर्ष नेताओं द्वारा ही किया जाता है, जिसके कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता अक्सर दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं और संगठन द्वारा जांच से बच जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित जो देरी होती है उसके कारण भी राजनीतिक जो अपराधीकरण है वो फल फूल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी उम्मीदवार को मान लो उसका रिकॉर्ड पाया गया तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए बात उठती है तो उनको ये माना जाता है कि वो कब डिसीजन आएगा कोर्ट का, कब उनके विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि वो चुनाव हो जाते हैं, फिर वो खुद इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अपने विरुद्ध होने वाली सारी जांचों को बंद करवा देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमें कई बार बहुत वो होती हैं। जैसे कि निर्वाचन प्रणाली में एक फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब कि एफपीटीपी एक कंसेप्ट आता है कि सभी उम्मीदवारों में से जो सबसे अधिक मत जिसको प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अब इसमें एक जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि उस व्यक्ति को चाहे कितने भी वोट मिले हों, लेकिन उसको अल्टीमेटली क्या होता है, वो धन बल आपराधिक प्रवृत्ति के आधार पर वो अधिक से अधिक उसका वोट बैंक प्राप्त करना आसान होता है। जैसे कि आम जनता को मान लो गांव है तो वो उसमें भड़का देता है या उसको मतलब इतना डरा देते हैं पब्लिक को कि वो मजबूरन उनको ही वोट करते हैं, या फिर पैसे के बल पे उसको इतना आप जैसे कि कहीं किसी को शराब पीने का शौक है तो वो शराब की बोतलें बांटी जाती हैं या किसी भी तरीके से उनको साम दाम दंड भेद के आधार पर मतदाता को पूरी तरह से लुभाने का प्रयत्न किया जाता है। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में जो मौजूदा खामियां हैं उनके कारण भी राजनीतिक अपराधीकरण एक मुख्य कारण बन गया है। जैसे कि चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण, अदालतों में लंबित मामला, सजा आदि का खुलासा करने का प्रावधान किया गया है, किंतु ये कदम अपराध और राजनीति के मध्य साठगांठ को तोड़ने की दिशा में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं।
भारत की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने में नागरिक समाज का भी बराबर योगदान रहा है। अक्सर आम आदमी अपराधियों के धन और बाहुबल से प्रभावित होकर बिना जांच किए उन्हें वोट दे देता है। और भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों के अभाव ने भी राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म दिया है। कई बार राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिए अपराधीकरण की जांच करने से भी कतराने लगे हैं। इसके क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं कि देश की राजनीति और कानून निर्माण की प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की उपस्थिति का लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। काले धन का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर कोई उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति का पाया जाता है, कोई शक जाहिर किया जाता है, तो उसके खिलाफ अगर कोई कोर्ट में अपील की जाती है तो वह इतना लंबा खिंच जाता है कि संबंधित उम्मीदवार चाहे वो इतनी देर में चुनाव भी जीत लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात है कि जो राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधी हैं वो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और नौकरशाही, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका सहित अन्य संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतीय चुनाव तंत्र में इसमें सुधार के प्रयास किए गए। अलग अलग जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, अलग अलग समितियों ने अपने अलग अलग इसमें विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने उनका मानना था कि जैसे दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बनी, तो उन्होंने चुनावी खर्च पर नियंत्रण, कंपनियों द्वारा दिए गए चंदे पर रोक, चुनावों में राज्य की भूमिका, चुनावों के अन्य पहलुओं जैसे प्रचार का समय है, आयु सीमा है, चुनाव आयोग के अधिकार हैं, इसमें निगरानी और प्रावधानों की समीक्षा की है। इसी तरह से क्या होता है कि वांचू समिति आई, एम.एन. वेंकटचलैया समिति, विधि आयोग की रिपोर्ट, तो ये सब क्या कहते थे कि जैसे विधि आयोग ने कहा कि 170वीं अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था। फिर है कि सर्वोच्च न्यायालय भी चुनाव में जो अपराधी प्रवृत्तियों से 2017 के एक हम महत्वपूर्ण फैसले की चर्चा करें कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों के लिए अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की अनिवार्यता को दोहराते हुए राजनीतिज्ञों पर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के आदेश दिए थे। इस बारे में एक अधिनियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आता है। वो क्या कहता है कि 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन वे नेता जिन पर मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। इसी अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत ये माना जाता है कि यदि कोई विधायिका सदस्य हत्या अथवा बलात्कार, अस्पृश्यता या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन करता है अथवा धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे भारतीय संविधान का अपमान माना जाएगा और इसके अंतर्गत उसे 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि उपयुक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। चैलेंजेस इसमें क्या क्या आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राजनीति में शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करने की बजाय ये निर्णय राजनीतिक दल और उनके नेताओं पर छोड़ दिया था, जिसके कारण क्या जनता के विवेक पर
छोड़ दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो चीज कोर्ट को करनी चाहिए थी वह आज तक भी पॉसिबल नहीं हो पाई है। राजनीतिक जो अपराधी हैं वो कोर्ट की लंबी प्रक्रिया का फायदा उठाते रहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चुनाव आयोग को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई के स्थान पर उनकी निगरानी करने, इस संबंध में नियमानुसार न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन राजनीतिक पारदर्शिता के संदर्भ में हम सभी जानते हैं कि ये आदेश तभी पूरी तरह से लागू हो सकते हैं जब राजनीतिक दल इस संदर्भ में नियमों का सही पालन करे और जनहित का ध्यान रखते हुए सही जानकारी दे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि झूठे समाचारों के इस दौर में जनता तक सही जानकारी को पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है। अतः न्यायालय के आदेश से राजनीति में बड़े सुधारों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संसद ऐसा कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें। जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले लोग अपराध की राजनीति से ऊपर हों। राष्ट्र को संसद द्वारा कानून बनाए जाने का इंतजार है। भारत की दूषित हो चुकी राजनीति को साफ करने के लिए एक बहुत बड़े प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसका जो असाइनमेंट है वो ये है कि राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। राजनीति के अपराधीकरण को दूर करने में सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय लिए गए उनका मूल्यांकन कीजिए। धन्यवाद।